हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्लास 11th का चैप्टर 3rd दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेसिकली हम बात करें कि मोशन इन वन डायमेंशन होता क्या है। तो मोशन बेसिकली होता क्या है कि मोशन इज द बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ गिवन टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, सो दैट इज द मोशन। सो ये बेसिक डेफिनेशन है मोशन की। अब जब मोशन एक पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है, सिंगल एक्सिस पे होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में वन डायमेंशन मोशन की ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, यानी कि जिस पर्टिकुलर फ्रेम के थ्रू मोशन की स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, a system of coordinate axis which defines the position of particle, यानी कि किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को जो डिफाइन करता है दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में एक तो बंदा है जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है और एक बंदा है जो यहाँ प्लेटफॉर्म में खड़ा है। ये ए है और ये बंदा क्या है, बी है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में हो क्या रहा है, अगर ट्रेन मूव करना स्टार्ट करेगी इधर, तो ये बी पार्टिकल ए के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, बट अगर दो यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी क्या है, मोशन में है, और बी के रेस्पेक्ट में ए भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर इसी में ये ट्रेन में अगर ये ए बंदा भी आके बैठ जाता है तो यहाँ पे ए बैठ जाता है और ये यहाँ पे बी बैठ जाता है और ट्रेन इसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि इनके एक दूसरे की क्या होती है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जहां पे पहले ए था वहीं पे ए है और बी वहीं पे है, यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गए, रेस्ट में हो गए, और ये किस में है, मोशन में है। यानी कि रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे आपने बना रखा है। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं आपका x और ये नेगेटिव x और ये y और ये नेगेटिव y। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम किसी एक पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, पहले जैसे सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन हो गई कहां से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और अगर ये पार्टिकल t1 टाइम पे r1 पे है और t2 टाइम पे r2 पे है, तो ये क्या हो, दोनों टाइम पे इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। ये t1 टाइम पे पोजीशन है और ये t2 टाइम पे क्या है, इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दो पोजीशंस हो गई किसकी, एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इसी को बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम से हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। यानी कि बेसिकली रेस्ट क्या होता है, अगर किसी एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम चेंज हो रहा है, सराउंडिंग फिक्स है, उसके रेस्पेक्ट में अगर वो पार्टिकल एज इट इज उसी पोजीशन पे है तो उसे बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, जैसे आपने कोई भी बुक रख दी किसी टेबल पे, तो बुक खुद से कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अगर कोई भी पर्सन है जो कि चेयर में बैठा हुआ है, तो जब तक वो खड़ा होकर चलने नहीं लगेगा तब तक वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यहाँ पे चेयर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है और टेबल के रिस्पेक्ट में भी क्या है, रेस्ट में है बुक। ठीक है, फिर अगर मोशन की बात करें तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है,
ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। सेम टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है कि आप सेम टाइम में स्कूल में भी रहो कि घर पे भी रहो, या कि सेम टाइम में स्कूल में रहोगे या घर पे रहोगे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहोगे। अब जब स्कूल का टाइम है, स्कूल के टाइम पे स्कूल में रहोगे, घर के टाइम पे घर पे रहोगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सुबह की 11 बजे आप स्कूल में भी अवेलेबल हो, घर पे अवेलेबल हो। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी पोजीशन है एक पर्टिकुलर जगह पे रहेगी। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी, तो वो मोशन होगा, और अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो रेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अ वॉकिंग मैन। अब वॉकिंग मैन चलता हुआ इंसान, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज होती रहती है उसकी पोजीशन। अगर फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं तो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी इंसान चल रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। इसी वजह से उसको क्या कहा गया है, मोशन कहा गया है। ठीक है, अब क्रॉलिंग इंसेक्ट, क्रॉलिंग कोई इंसेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो भी क्या है, मोशन में है। वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, यानी कि वाटर क्या है, डैम के नीचे क्या, फ्लोइंग डाउन अ डैम, यानी कि डैम के नीचे क्या है कि वाटर क्या कर रहा है, जा रहा है, फ्लोइंग डाउन टू डैम, तो उस कंडीशन में वाटर की जो पोजीशन है डैम के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी। फर्दर बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, अब ये टर्म्स आई होप कि आप क्लास 9th में भी बहुत सारी चीजें हैं, 9th में ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें 9th में भी पढ़ाई जाती हैं। बट अगर 9th की चीजें आप भूल गए हैं तो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में थोड़ा बहुत 9th से ही स्टार्ट होती है, तो 9th लेवल से चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसका लेवल भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ एनी बॉडी, यानी कि अगर कोई भी बॉडी ए से बी पॉइंट तक जा रही है तो जिस पाथ से जा रही है वही पाथ क्या होता है, उसका डिस्टेंस। यानी कि जो आपको कलर रेड कलर का दिख रहा है ना पाथ, यही क्या है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये ए टू बी क्या है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। बस इसका पाथ कैसा था, ऐसा जिगजैग टाइप का था, और यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, दिस इज नोट डिस्टेंस। यानी कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी लेंथ ऑफ पाथ होगा, वही क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी। अब डिस्टेंस में बेसिकली हम डायरेक्शन और बाकी सारी चीजों को कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस आपको याद रखना है, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये मोशन का क्या है, एक्चुअल पाथ है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ मोशन। अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसको एसआई यूनिट क्या है, इसका मीटर है। तो मीटर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो याद रखेंगे, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सीजीएस में इसको मेजर करना हो तो सेंटीमीटर, जिसको कि स्मॉल सी और स्मॉल एम। तो सेंटीमीटर में क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट, और ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और आप सभी को बात मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बेसिक चीज है, सेकेंड थर्ड में हम पढ़ते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चों को भूल जाता है, तो एक बार इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है, इसका एल, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, एल। एम मास है नहीं, टाइम है नहीं, तो हम बात करते हैं तो जो नहीं होता उसको जीरो लिखते हैं, तो एम जीरो, एल टी जीरो। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता चल रही। अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ए बी covers a distance 360 meter in 24
सेकेंड। यानी कि ए बी, अगर ये ए है आपका और ये बी है, तो इन्होंने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 240 मीटर है। कितने से 240 नहीं है, यहाँ पे कितना है 360 है, 360 मीटर है। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस है, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 360 मीटर है। ठीक है, इन 24 सेकेंड, टाइम कितना है इन्होंने लिया है 24 सेकेंड का टाइम इन्होंने लिया है। ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू सी। अब इन्होंने इसी रास्ते से वापस आ गए और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 240। कितनी है 240। अब ये रिटर्न हो गए हैं, बी से सी में आ गए हैं और ये वाले डिस्टेंस कितनी है 240। तो आपको बताना है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर। तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी। पहले ये ए से बी गए, फिर बी से सी पहुंचे, यानी कि ए बी कितना है 360 और बी सी कितना है 240। तो यहां से आप देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 600 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए से बी कितना है 360, बी से सी कितना है 240, तो ए से सी कितना हो जाता है ए टू सी, दैट इज 360 माइनस 140। तो ये यहां से कितना आ जाता 240 है ना, तो इसको 240 लिखेंगे। तो ये 120 मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और आई होप कि ये वाली डिस्टेंस वाला चीज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहां से स्टार्ट किया हमने, ये ए है और यहां तक गए तो ये बी है, और इधर से बी टू सी गए, ये एंगल 90 डिग्री है, बी टू सी गए, ये हम गए 3 और ये हम गए 4। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया सी। तो अब ए से सी के बीच की अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये ए बी प्लस बी सी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, ए सी निकालना है। डायरेक्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो आपको ये वाली डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है। अब ये सिंपल सा है, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और ये वाली डिस्टेंस 5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सम केसेस में क्या करते हैं बच्चे, गलतियां क्या कर देते हैं, 3 + 4 दैट इज 7, और 7 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे 7 क्या है, डिस्टेंस है। 7 क्या है, डिस्टेंस है, और 5 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ठीक है, सो इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए से सी के बीच में डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना दें आप, तो वहां से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब ये जो डिस्टेंस है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जीरो कब होगा ये तो सर बता दूं, तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव अभी 5 आया तो ये पॉजिटिव ही था। अब जीरो कब होगा, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से फिर ए आ जाए। तो जब जिस पोजीशन से आपने जर्नी स्टार्ट करी उसी पोजीशन से फिर घूम फिर के आ गए, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अब ये निगेटिव वाला फंडा क्या है, तो निगेटिव वाले केस में क्या होता है, देखो कि मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट किया, आपने ये गए इधर, ठीक है, इधर गए, फिर इधर से वापस आ गए, जब निगेटिव एक्सिस में चले गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, दैट फॉलो द वेक्टर सम रूल। अब बेसिकली बात करते हैं कि ये बताइए आप कि
जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिसको हम वेक्टर बोल सकें? तो भैया वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर सम रूल को फॉलो करे। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट नॉट फॉलो वेक्टर सम रूल। ओके, सो आपको याद रखना है। अब डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, तो मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है? सेंटीमीटर होती है, तो इसको सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी एंड स्मॉल एम। और डायमेंशन क्या होता है? m0 l t0, यानी कि इसमें लेंथ होती है, बाकी मास भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता, तो m को 0 लिख लिया और यहाँ पे t को 0 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात ये है कि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। यानी कि इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, ए से बी गए हम, और ए से बी अगर 5 मीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस भी 5 है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 है। बट अगर यहीं पे हम ए से बी गए, ऐसे सर्कल पे गए, ठीक है, तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ए टू बी, ये क्या है? ये वाला लेंथ वाला है और डॉटेड वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, सो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अ पाथ while displacement is independent of path but depends only on a initial and final position। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि दो पॉइंट के बीच में मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो रही है, जिस पाथ से आप जाओगे वही डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई, ये एक डिस्टेंस हो गई, ये इधर एक डिस्टेंस हो गई, ये ए से बी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे डिस्टेंस, नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकती है, बस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा। ए से बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सर क्या ये वाली जो लाइन है रेड वाली, वो डिस्टेंस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर इसी पाथ से कोई भी पार्टिकल मूव करे तो ये क्या होगा? डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। यानी कि सर्कुलर ट्रैक, ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर इसका कितना है भैया? तो 200 मीटर है। तो डायमीटर 200 मीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। अब इसको कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, यानी कि 40 सेकेंड में इसको कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। यानी कि अगर सेकेंड की बात करें तो यहां पे 2 मिनट में हो गए कितने? 60 सेकेंड। 1 मिनट में, तो 2 मिनट में कितने हो गए? 120 सेकेंड प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। ठीक है, तो 140 सेकेंड में देखो, एक बार कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड लेता है। तो 40 का एक राउंड कर लिया, 40 का दूसरा राउंड कर लिया, 40 का ये तीसरा राउंड भी कर लिया, तो कितना हो गया? 40, 80 और ये 120। अभी भी इसके पास 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं, यानी कि 3 तो पूरे राउंड करेगा, यानी 3/3.5 यानी कि 3:1/2 राउंड कंप्लीट करेगा, 3 पूरा और 1 आधा राउंड। ठीक है, अब ये सरकमफेरेंस आप निकाल लो और इसको 1/2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे हाफ राउंड कैसे होगा? एक पूरा कंप्लीट किया, ए से बात कर रहे हैं, ए से फिर आ गया ए पे तो एक राउंड, एक बार और आ गया तो दूसरा राउंड, एक बार और आ गया तीसरा राउंड, फिर हाफ राउंड में कहां पे होगा? इस बी पार्ट पे होगा।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया 200 मीटर, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार में कितना डिस्टेंस होगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह कितना 100। ठीक है, और इस ये एक बार में आ गया, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर आधा और ऐड करेंगे। तो अगर इसको देखें तो ये कितना आ रहा है आपका, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप 22/7 को 3.14 लिख ले और इंटू 100 इंटू 2, ये आ गया आपका 3.14 इंटू 100 इंटू 2, तो ये हो गया 314 इंटू 2, यानी कि आ गया आपका 628। 628 एक बार चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 628, तो ये 628, 628 और ये 628, ये 3 चक्कर में हो गया, और आधे चक्कर में कितना 314, तो ये आ जाएगा आपका, या कि डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दें, 3 2 जा 6 और 7, 628 में 7/2 क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से करेंगे तो ये 314 और इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 3 जा 21, तो 2198 ये आंसर आना चाहिए। इसको एक बार इधर से भी चेक कर लेते हैं, तो 8 ये 8 आ गया, कैरी आ गई 2 2 4 6 8 और ये 9 और ये 6 3 जा 18 और 3 21, तो 2198, तो ये आ गया आपका आंसर। सो 2198 दिस इज द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो 200। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 0 लेवल के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस की बात करें और फिर डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस पहला क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ये क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरी बात की जाए तो ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज लेस एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो स्पीड सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ये पार्ट रह गया। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये, अगर मैं बात करूँ इस कोऑर्डिनेट में, ये x है और ये y है। तो अगर यहाँ पे देखो जब ये a पॉइंट पे है तो इस पे जस्ट सपोज r1 वेक्टर क्या है, इसकी पोजीशन है, और जब ये b पॉइंट पे क्या है, r2 वेक्टर क्या है, इसकी क्या है, पोजीशन है। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए a to b, तो ये क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये मेरे से मिस हो गया था, तो आप इसको ध्यान रखें। ये क्या है हमारा r वेक्टर, और r वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन a टू b।
उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड होता क्या है, तो स्पीड सिंपल सा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को अगर डी कंसीडर करें और टाइम को टी कंसीडर करें तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब ये डिस्टेंस से बना है, डिस्टेंस से बना है, तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ है, और टाइम को सेकंड यानी टी से, तो ये एल टी माइनस वन और एम नहीं है तो एम जीरो लिख दो, तो एम जीरो एल टी माइनस वन, ये क्या है, इसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखनी है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो पार्टिकल की स्पीड है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि एक डेल टी टाइम है, उस पे अगर पार्टिकल की जो पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, सॉरी डिस्टेंस कवर किया, वो कितना है, डेल डी। क्या है, डेल डी। तो इस कंडीशन पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, डेल डी बाई डेल टी। अब हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट है बहुत ही कम है। क्या है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि टाइम क्या है, वेरी स्मॉल। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। एस क्या है, डिस्टेंस अगर कंसीडर करते हैं तो डी एस बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, डी एस बाई डी टी, ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, डी एस बाई डी टी, और यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस आपका क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है वो ए से बी जाता है, इसको एक बार साफ कर दें। हाँ, तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, डिस्टेंस का इक्वेशन दिया है या पोजीशन की है, पोजीशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, मान लो आपका कोई पार्टिकल है ए से बी गया, इसमें इन्होंने 5 मीटर कवर किया और टाइम लिया आपका 5 सेकेंड। फिर ये अगला 3 मीटर गया और इसमें इन्होंने टाइम ले लिया 6 सेकेंड का। कितना टाइम ले लिया, 6 सेकेंड का। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी तो वो होगी टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 5 और 3 कितना 8, और टोटल कितना टाइम लिया तो 5 और 6 कितना 11। सो 8 बाई 11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.7 के अप्रॉक्स, और 0.7 के मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड होगी। उसके बाद बात करें हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का जितना भी चेंज है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, ये मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम है, और मास है नहीं तो m लिख लो, m का 0, तो m0 LT-1 क्या हो गया इसका डायमेंशन, या LT-1 भी लिखा जा सकता है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से बना है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं तो इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो वेलोसिटी उसी क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो कि डेल टी कोई एक स्पेसिफिक इंस्टेंट टाइम है, डेल टी टाइम पे अगर कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है डेल एस, क्या है, डेल एस, तो यहां पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड की नहीं, वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस, और एस कैसा है, वेक्टर है, क्योंकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये डेल टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, लिमिट डेल एस बाई डेल टी, और डेल एस वेक्टर में है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। या इसी को क्या लिखा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी, जब टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है, उस कंडीशन पे डी एस बाई डी टी, ठीक है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी सिंपल सी चीज है, the average velocity of a particle for a given interval of time defined as a ratio of displacement to time taken। कितना डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम, टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा तो ये पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। It depends only initial and final position of an particle since it depends on displacement। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। If a particle start from some point and return to the same point by any path, then average velocity of this trip will be 0। यानी कि एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम फिर के इसी ए पॉइंट पे आ गया, तो अगर तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कि अगर पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आ गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, और इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो अगर डेल टी टाइम पे अगर वेलोसिटी में चेंज डेल वी वेक्टर है, ठीक है, तो यहां पे अगर आप लिखो इंस्टेंटेनियस एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाई टोटल टाइम। यानी कि जब आपने देखा t1 टाइम पे वेलोसिटी आपकी v1 थी और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इस पे वेक्टर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा, फिर भी एक बार हमने डिस्कस कर दिया। ए पर्सन मूव ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है, जस्ट सपोज ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है ए टू बी। ठीक है, he start at one point on path A and reaches other point B, find the distance covered and displacement during this motion। ठीक है, ये इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे है, इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 20, तो ये 20 इधर वाला पार्ट भी हो जाएगा, 20 इधर वाला पॉइंट। तो A से B के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना आ जाएगा, 20 प्लस 20, दिस इज 40, एंड बेसिकली दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो 40 मीटर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो हाफ सर्कम्फरेंस, यानी 2 पाई आर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ सर्कम्फरेंस आ गया, तो यानी कि पाई इंटू आर। तो पाई आपका कितना 3.14 ले ले, और आर कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो और 0 को एक्सटेंड कर देंगे, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 6 to 8, और ये इधर है तो ये आ जाएगा 62.8 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आ गया आपका 62.8 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 40 मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रूट अलग अलग है। ठीक है, रूट सेम होगा, अगर इस पार्टिकल को ए से भी डायरेक्ट ले जाते इसी रूट से तो डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ पार्टिकल्स मूव्स ए डिस्टेंस एट स्पीड v1 and come back to the initial position with velocity v2, what is the average speed? यानी कि a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट्स को डिफाइन कर लें आप, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। जब ये a से b की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, जो क्वेश्चन में गिवन है। जब ये b से a की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, ab डिस्टेंस है, AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हम D कंसीडर कर लेते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। ठीक है, जब ये यहां से A से B जाता है तो उस टाइम पे टाइम ये T1 लेता है, और जब B से A आता है तो ये टाइम कितना लेता है, T2 लेता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड होता क्या अभी, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या होता है हमारा, बेसिकली एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करें तो यहां से एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है पहले ये देख लो, तो टोटल जाने में d लगा और आने में d लगा, तो ये 2d। ठीक है, टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम हो गया, तो ये हो गया हमारा 2d डिवाइड बाई t1 कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि डिस्टेंस से हम क्या डिवाइड करते हैं, स्पीड को v1 को, तो ये हमारा गया t1, और t2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस सेम है d बाई v2, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, d बाई v1 प्लस d बाई v2। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 2d और ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया हमारा एलसीएम कितना, v1 v2। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्या मिल गया, d को बाहर ले ले तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। ठीक है, d से d कैंसिल हो गया और ये v1 v2 ऊपर पहुंच गया, तो v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और साथ में ये 2 है तो यहां से आ गया यह, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये क्या है, एवरेज स्पीड है।
कब? जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है और बी से फिर ए आ रहा है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, बट वेलोसिटी में चेंज है। वेलोसिटी में चेंज है तो टाइम में भी चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है टाइम के इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाना है, बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और वेलोसिटी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सॉरी, स्पीड की बात कर रहा था ना, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। सो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन टी टाइम पे ये गिवन है। डिस्टेंस का इक्वेशन है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। ये डिस्टेंस का इक्वेशन है। इन्होंने पूछा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएं, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? ds बाई dt। अब ds बाई dt में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 60। अब ये टाइम किस टाइम पे पूछा है? तो ये 3 सेकंड पे पूछा है, तो 6 into 3 that is 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज द व्हाट? दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम 3 सेकंड। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 0 to 3 सेकंड। तो 0 पे जब होगा, जब ये t इज इक्वल टू 0 है, तो इस टाइम पे इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितनी है? 2। अगर टाइम यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, और ये 2 आ जाएगा। अब जब टाइम आपका 3 सेकंड है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? t की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 में 2 ऐड किया तो 29, तो d कितना हो गया? 29। ठीक है, कैसे आया? तो यहां से आप देखो, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, t की जगह हमने रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? बेसिकली डिस्टेंस एट 3 सेकंड। डिस्टेंस एट 3 सेकंड। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 2 दैट इज 29। ठीक है, अब अगर बात की जाए भी कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले ही ये 2 पे था, बाद पे 29 पे है, तो एवरेज कितना हो गया? 27 बाई 3। तो यहां से कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? इसकी एवरेज स्पीड। अब इनको ऐड क्यों नहीं किया सर आपने? क्योंकि भाई जब टाइम 0 है तब भी इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है, और जब टाइम 3 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितनी है? 29 है। तो 29 में 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।